हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 14 जनवरी। देखेंगे करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इस सेशन को स्टार्ट कर। जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। और ये सारे हमारे फेसबुक ट्विटर वगैरह के लिंक हैं, जिस पे आप डायरेक्टली जाके हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर कुछ भी अपडेट रहता है तो वहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। इससे पहले मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति मनाइए दोस्तों, है ना। आजकल जो चाइनीज एक रील आते हैं, राइट, वो मत यूज करिए। और उसके अलावा जो प्लास्टिक का आप यूज करते हैं जनरली यूज करिए, क्योंकि कई बार होता है ना, हमें कुछ ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिल जाती है, जैसे किसी के गले में फंस गया, किसी के हाथ में फंस गया, तो जो बाइक से कोई जा रहा है ना तो कट जाते हैं, है ना। बहुत सारे आपने केसेस देखो, गले में फंस गया, गला कट गया, ब्लडिंग, बहुत ज्यादा ब्लड आने लगता है, राइट। तो आप सेव करिए, ठीक है। पतंग उड़ाना अच्छी बात है, त्योहार सेलिब्रेट करना अच्छी बात है, राइट। बट ऐसे ना करें किसी को तकलीफ हो जाए, है ना। तो आप मांझा यूज करिए, लेकिन चाइनीज वाला ना यूज करिए, है ना। जो नॉर्मल प्लास्टिक वाला यूज करिए, क्योंकि वो सेलिब्रेट करें, ठीक है। आपकी पतंग कट जाएगी, यही ना होगा ज्यादा से ज्यादा, राइट, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले करंट अफेयर की बात करेंगे। मोदमेद महोत्सव के बारे में, ठीक है। तो ये कहाँ मनाया जाता है, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा। तो जो जनजाति मनाती है दोस्तों, वो मनाती है टोंडा जनजाति, ठीक है। तो टोडा जनजाति बनाती है। टोडा जनजाति फेमस बहुत ज्यादा है। कहाँ पे है इसकी भी चर्चा करेंगे, और कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में है ये भी चर्चा करेंगे। देखो, तमिलनाडु का जो नीलगिरी पहाड़ी है ना, नीलगिरी पहाड़ी बस तमिलनाडु में नहीं है, 3 राज्यों में है ना। तो आगे चल के इसको हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे है, राइट। तो इनकी एक सबसे पुरानी द्रविड़ जनजाति है, जिसको बोलते हैं टोडा जनजाति। ये लोग क्या करते हैं, नए साल का पहला रविवार और पिछले साल का आखिरी रविवार, इन दोनों ये लोग फेस्टिवल मनाते हैं। देखो, दिसंबर के अंतिम रविवार और जनवरी के पहले रविवार को क्या करते हैं, मनाते हैं। ये इनका एक मंदिर है, ठीक है। ये कहा जाता है कि टोड जनजाति की सबसे पुरानी और इकलौती ये मंदिर बची है, ठीक है। इसके बाहर ये लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं। कई बार तो जो पुरुष होते हैं ना, वो बड़े बड़े पत्थरों को हाथ में उठा के डांस करते हैं, ठीक है। तो ये इनका कल्चर है अपना, है ना। तो ये याद रखिएगा। ये इनका, देखो, इनको इसको मुनपो मंदिर बोलते हैं, मुनपो मंदिर, राइट। तो ये मुनपो मंदिर देखो कि कुछ घास जैसा रखा है, इसके टॉप पे बेसिकली पत्थर रखा रहता है ना। सपाट एक पत्थर रखा रहता है, यहाँ पे है भी। देखो, एक ऊर्ध्वाधर शिखर है जिसकी छत पर फूस है, ठीक है। फूस की, ये पूरा फूस के बना होता है। फूस मतलब जैसे एक तरह से कह लो कि गांव वगैरह में, मतलब बहुत, अगर आप यूपी बिहार में जाओगे तो वहाँ पे लोग झुग्गी बनाते थे ना, झुग्गी झोपड़ी या मड़ई कई लोग बोलते हैं, राइट। तो वो ऐसे कूसे वगैरह के रख के बनाते हैं, ऐसे बना के पूरा छा देते हैं ऊपर से पूरा, है ना। ठीक है, नीचे से बैम्बू वगैरह लगाए रखते हैं। तो सेम ऐसे ही इन्होंने बना रखा है। ऊपर एक सपाट पत्थर रख देते हैं यहाँ पे, सर पे, यहाँ पे जो रहता है, एक पत्थर पत्थर रख देते हैं, ठीक है। ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे जो टोजर जनजाति है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, क्या स्टेटस है इनका, प्लस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है और क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, ये नीलगिरी पहाड़ियों की पशु पालक जनजाति है, मतलब ये लोग पशुएं पालते हैं, उसी से अपना जीवन चलाते हैं, ठीक है। और इसको पीबीटीजी ग्रुप में के रूप में वर्गीकृत किया है, मतलब विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है ये, है ना। तो याद रखिएगा, पीबीटीजी ग्रुप उन्हीं को बोलते हैं जो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, ठीक है। और इनकी भाषा कहते तो है द्रविड़ है, बट थोड़ी सी अलग है इनसे, ठीक है। तो ये याद रखिए, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। 3 राज्य मैंने आपसे पहले ही कहते, कौन कौन से राज्य हैं इसमें घिरे हुए, तमिलनाडु है, कर्नाटक है और केरल है, ठीक है। चलो, अब बात करें, देखो, नीति आयोग के 10 साल पूरे हुए हैं। तो नीति आयोग के 10 साल पूरे हुए, तो इससे क्वेश्चन थोड़े से बनने के चांसेस रहते हैं। तो नीति आयोग की अगर मैं बात करूं, तो ये योजना आयोग को हटा के बना था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। यूपीएससी इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ चुका है ना। उसने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि नीति आयोग का नाम योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिए कि योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया था, 1 जनवरी 2015 से लागू किया गया था, ठीक है, 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। अब देखो, नीति आयोग कुछ रिपोर्ट निकालता है। तो नीति आयोग कौन कौन से रिपोर्ट निकालता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसका स्ट्रक्चर कैसे काम करता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखो, नीति आयोग एक एसडीजी इंडिया इंडेक्स निकालता है, देखो, ठीक है। जैसे एसडीजी गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, टोटल 17 है ना। तो वो तो आपको याद होना चाहिए। लेकिन ये रिपोर्ट निकालता है, इसमें क्या करता है कि कौन से राज्य में कौन सा जिला टॉप पे रहा है, वो इंडेक्स निकालता है। प्लस इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन, ई अमृत पोर्टल, सुशासन इंडेक्स मतलब गवर्नेंस इंडेक्स निकालते हैं, भारत नवाचार सूचकांक, आकांक्षी जिला कार्यक्रम और मेथनाल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम। ये सारे इनके तरफ से जो इनिशिएटिव है, बेसिकली याद रखिए कौन निकालता है, तो नीति आयोग निकालता है।
नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री रहता है, प्रधानमंत्री जो भी रहेगा वो उसका चेयरपर्सन रहेगा, ठीक है। तो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो वो चेयरपर्सन है बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। अगर कोई प्रधानमंत्री और बदलेगा तो बाय डिफॉल्ट वो प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का चेयरपर्सन हो जाता है। उसका एक वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन होता है। वाइस चेयरमैन अभी जो की बात करें तो सुमन बेरी है, याद रखिएगा। और उसके बाद सीईओ की बात करें तो याद रखिए BVR सुब्रमण्यम है, ठीक है। तो इतनी फैक्ट्स हैं जो आपको याद होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। चलो, अब तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो की बात करेंगे दोस्तों। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए कि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा मतलब घरेलू हिंसा जिसको बोलते हैं वो हुआ है, ठीक है। इससे पहले कोविड के टाइम पे हुआ था, जब लॉकडाउन लगाना हुआ था तो इन्हें बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी, डेथ हुआ था। तो ये कहा जा रहा है कि 2013 के बाद से यहाँ पे मृत्यु दर बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि लोग झगड़ा लड़ाई बहुत कर रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, ये तो हो गया कि किसी विदेशी देश में क्या चल रहा है, लेकिन इंडिया ने एक चीज यहाँ पे और किया था, उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, चर्चा उसकी करेंगे। त्रिनिदाद एंड टोबैको एक पहला ऐसा देश था जहाँ पे भारत ने अपना यूपीआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था कैरिबियाई देशों में, ठीक है। तो अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश था ये। तो ये एग्जाम पॉइंट से आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि पहला कैरिबियाई देश कौन था। कैरिबियाई का मतलब ये है कि देखो, पूरा वर्ल्ड मैप आप देखोगे ना, ये है अपना प्यारा भारत। इससे जब आप वेस्ट में जाओगे तो ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, है ना। इसी में आपका यहाँ पे अमेरिका आ जाता है, राइट। ये है साउथ अमेरिका, जहाँ पे अर्जेंटीना, ब्राजील वगैरह ये सब आते हैं। इसके जस्ट ऊपर पे ये पूरा प्लेस ना कैरिबियाई देश कहा जाता है इनको। और इसी को मिला के हम वेस्ट इंडीज भी कई बार बोलते हैं, जो क्रिकेट खेलती है, ठीक है ना। इसी में एक छोटा सा इसका पार्ट है, ये है त्रिनिदाद एंड टोबैको। तो त्रिनिदाद और टोबैको दो अलग अलग द्वीप है, और इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक है। इन दोनों को मिला के हम एक साथ कैपिटल बनाया है इन्होंने, ठीक है। तो मतलब एक देश बनाया है, तो त्रिनिदाद एंड टोबैको बोलते हैं। इन सबको एक साथ मिला के, कई सारे द्वीप अगल बगल में भी है ना, उनको मिला के हम वेस्ट इंडीज के नाम से जनरली जानते हैं, ठीक है। देखो, जब वेस्ट इंडीज की टीम क्रिकेट खेलने आती है तो उनको बोला जाता है कैरिबियाई देश, तो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कैरिबियाई कंट्री है ये, है ना, ठीक है। अब 1997 में भारत ने इसको MFN का दर्जा दे दिया था, MFN। तो ये MFN क्या है? तो मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात करते हैं। मतलब ये है कि बहुत सारे टैक्सेस में रिबेट मिल जाता है। उनके देश पे हम कोई सामान मंगाते हैं तो हमें टैक्स कम देना पड़ता है, हम इनके देश को कोई सामान बेचते हैं तो बहुत कम टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें इसमें लोग कर लेते हैं, ठीक है। फाइनेंशियली एक्टिविटीज, सामान भेजना, सामान ले आना, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखना, ये सारी चीजें हो जाती हैं, है ना। तो ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब ये याद रखिएगा, वेनेजुला के जस्ट ऊपर है, तो कई बार पूछ लेता है किससे इसका बॉर्डर लगता है, तो ये नीचे जो है तो वेनेजुला लिखा है यहाँ पे ना, तो ये वेनेजुला है। तो थोड़ा से जूम व्यू आपको दिख जाएगा। बस 20 माइल ही दूर है। 20 माइल्स का मतलब हो गया लगभग 3600 किलोमीटर, 36 किलोमीटर की दूरी है दोनों के देशों के बीच में, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो, स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के बारे में। देखो, P-75 प्रोजेक्ट की बात करें तो 2005 में चालू किया गया था इसको। किसको? P-75 प्रोजेक्ट को, P-75 प्रोजेक्ट को 2005 में चालू किया गया था, है ना, ठीक है। P-75 प्रोजेक्ट को 2005 में चालू किया गया था। इसमें 1 2 3 4 5 6 सबमरीन क्लास की बेसिकली क्या कर रहे थे हम लोग, सबमरीन बना रहे थे, ठीक है। किसकी मदद से? फ्रांस। तो इंडिया और फ्रांस की मदद से ये बन रहा है, याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पहला हमने 2017 में इसको कमीशन किया, 2019 में किया, 2021 में 2 कमीशन किए थे, 2023 में किया था, 2024 में आके फाइनली हम INS बक्सीर को कर रहे हैं, ठीक है। तो कलवरी, कंधेरी, करंज, वेला, वागीर और बक्सीर, ठीक है। तो ये इतने हम लोग हमने क्या किया है, ये हमारी सबमरीन है प्रोजेक्ट 75 के तहत में, ठीक है। किसकी मदद से बना रहे थे? तो याद रखिए, इंडिया और फ्रांस की मदद से बन रहा है। 2005 में हमने ये साइन किया था, 3.7 बिलियन का एग्रीमेंट था, ठीक है। तो मझगांव हमारी इंडिया की, और उसके बाद फ्रेंच इनका डिफेंस एंड नावल ग्रुप उनके थ्रू, ठीक है। जितनी चीजें याद रखें जो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, ये MDL इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये फ्रेंच का है नावल डिफेंस नावल ग्रुप, ठीक है। इनकी मदद से हमने डेवलप किया था। तो ये याद रखिए, ये लास्ट वाला है हमारा बक्सीर जो है, आखिरी है ना। तो ये याद रखेंगे। तो टोटल P-75 के अंदर में हम लोगों ने कितने बेसिकली बनाए हैं, ये याद रखेंगे। टोटल 6 है, और 6 के नाम याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बात करेंगे, देखो, महाकुंभ की। तो आज से शाही स्नान वगैरह 13 से ही चालू हुआ, कल से ही चालू हो गया है, ठीक है। अब इसकी बात करें तो कुंभ के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लो। देखो, महाकुंभ जो होता है ना, हर 12 साल पे होता है, मतलब 12-12 साल पे एक बार आता है ना। तो याद रखिएगा, महाकुंभ की अगर हम बात कर रहे हैं तो महाकुंभ कहाँ कहाँ मनाया जाता है, ये याद रखिए। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, इन चारों प्लेसेस पे मनाया जाता है। अर्धकुंभ भी मनाया जाता है। अर्धकुंभ दो जगह पर मनाया जाता है, एक तो प्रयागराज में मनाया जाता है, दूसरा हरिद्वार में मनाया जाता है, ठीक है। तो 2 हो गए आपके अर्धकुंभ, और 4 हो गए आपके महाकुंभ, ठीक है। तो दो ही जगह पे मनाया जाता है, अर्धकुंभ प्रयागराज में और हरिद्वार में। और देखो,
अर्धकुंभ महाकुंभ मैं समझा देता हूँ, एक सेकंड को। अर्धकुंभ ये हो गया, महाकुंभ ये हो गया। तो महाकुंभ देखो 12 साल पे 4 जगह मनाया जाएगा, लेकिन अर्धकुंभ 6 साल पे मनाया जाता है। तो ये ठीक है, बाकी 2 जगह नहीं मनाया। तो ये इलाहाबाद या प्रयागराज जिसको हम बोलते हैं वहाँ मनाया जाता है, हरिद्वार में। हरिद्वार और इन दोनों पे देखो अर्धकुंभ भी मनाया जाएगा और महाकुंभ भी मनाया जाता है। 6 साल पे आता है अर्धकुंभ, 12 साल पे आता है महाकुंभ, शाही स्नान इसको बोलते हैं जनरली, है ना। लास्ट गैदरिंग, ये कहता है लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ द ह्यूमन ऑफ द अर्थ, ह्यूमैनिटीज ऑफ अर्थ, मतलब बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग आते हैं यहाँ पे दोस्तों स्नान करने के लिए। लेकिन जो आपका नासिक वाला और उज्जैन है ना, उज्जैन, यहाँ पे दोनों 6 साल वाला कुंभ नहीं मनाया जाता है, अर्धकुंभ नहीं मनाया जाता, बस यहाँ पे महाकुंभ मनाया जाता है। ठीक है, तो ये एक याद रखिएगा, एग्जाम पढ़ने से आपके लिए क्या हो जाता है, रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, आपसे पूछा भी जा सकता है ना। याद रखिए यहाँ पे संगम बोलते हैं, संगम पे तीनों रिवर मिलती है, गंगा यमुना सरस्वती। सरस्वती बेसिकली इंटरनली बहती है। तो याद रखिए कई बार आपसे पूछा जाता है कि त्रिसंगम कहाँ होते हैं, संगम कहाँ होता है, तो देखिए गंगा यमुना सरस्वती का होता है। ठीक है, संगम का नाम ही होता है मिलना, है ना। संगम का मतलब ये होता है कि मिलना या मिलाप करना। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखेंगे। ठीक है, चलो तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, कल की वीडियो मिलती है, तब तक के लिए ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।